ओके ना, प्रवाह तक प्रवाह इस कार्यक्रम कर दो हमारे सारे एक रात अभी हमारे पैर लग जाएगा, हमारा जूता सूता सब फट जाएगा। हटाओ देख रहे हो कैसे निकाल कर रखे, देखो यहाँ तक जाएंगे तो पैर लगेगा तो कटेगा नहीं। हटा इसको। बड़ा कर लीजिए जैसे हमको दिखाई देता है। हाँ कमेंट सबमिट कर दो, सब बता दिए। पता लगता है क्या काम कर नहीं है। बंद करो उसको। इसे बैठो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो नेक्स्ट टाइम पर सभी बच्चों को हमने कुछ कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो किस प्रकार का बॉन्ड है उसकी चर्चा हमने आपको किया था। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है और इसी कारण इसमें प्योर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन पाता। इसमें कुछ न कुछ पोलैरिटी पाई जाती है। ये आपस में
इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर होने के कारण मान लीजिए कि इसका, यार कि कैसा लाया है, सूखा कपड़ा नहीं लाया है, खाने लायक काम हर समय करता है। चलो तो सूखा कपड़ा उठाना। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए En1 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En2 है, और ये दोनों डिफर हैं, सिमिलर नहीं है। और सभी बच्चे जानते हैं जो हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। और सभी बच्चों को नेक्स्ट टाइम पर हमने आपको बताया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा फेनोमेना होता है जो किसी कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने की टेंडेंसी होती है। और सपोज करिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इस तरह से अपने शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपके हैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ए से अधिक है, तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से पुश हो जाते हैं, और पूरा नहीं, स्लाइटली, आंशिक रूप से। तो जितना इधर पुश होंगे उस पर उतना ही थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इस पर थोड़ा सा उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। कहने का मतलब किसी एल्किल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के मध्य जो बॉन्ड है वो आपका इस प्रकार से है कि ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पर तब हम पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और जहां पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है उसको कहते हैं डाईपोल। ये दो पोल बन गए हैं। पोल, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का बन जाना। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कार्बन और हैलोजन के मध्य जो बॉन्ड बना हुआ है वो एक प्रकार का पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ही तो है। ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में पोलरिटी पाई जाती है, ध्रुवता। पोलरिटी का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का बन जाना। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो पोलरिटी पाई जाती है वो किस पर डिपेंड करती है। देखो, जो पोलरिटी होती है, पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अर्थात यहाँ x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एलिमेंट की जितना ही ज्यादा होगी x की, उसकी पोलरिटी उतना ही अधिक पाई जाएगी। सभी बच्चे पीरियोडिक टेबल पढ़े हुए हैं कि अगर आप देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो जब हम इधर से इधर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाती है। सभी बच्चे जानते हैं इन एनी ग्रुप व्हेन मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट बी डिक्रीजेस। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। और पाउली स्केल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी मान ली गई है 20। फ्लोरीन highest electronegative element in the periodic table, so that polarity developed directly proportional इसके। इसका मतलब ये निकला कि अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से कार्बन और फ्लोरीन लिखते हैं, कार्बन और क्लोरीन के मध्य बॉन्ड है, कार्बन और ब्रोमीन के है, और कार्बन और आयोडीन के मध्य बॉन्ड बना हुआ है, तो सभी बच्चे देख रहे हैं कि ये तो बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसकी पोलरिटी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब जो डेल्टा पार्शियल पास नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पर आ रहे हैं इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अगर हम आपसे कहें कि इसमें पोलरिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान रहे पोलरिटी का जो ऑर्डर वैसे तो नियम के अनुसार होना क्या चाहिए कि इसकी अधिक होनी चाहिए, इसका अधिक, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो पोलरिटी का ऑर्डर हमने लिया है ये करेक्ट नहीं है। किताबों में इस डाइपोल या पोलरिटी को इन्होंने इस ऑर्डर में तो नहीं दिखाया है, रियल ऑर्डर लिखा है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आप कहीं एनसीईआरटी या कहीं टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, नहीं दिया गया है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर तो होना चाहिए तो इसका अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन रियल में क्या होता है, रियल में जो है कार्बन और क्लोरीन के मध्य जो डाइपोल मोमेंट होता है या पोलरिटी होती है वो ज्यादा होती है इससे। और यहाँ अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन कराएंगे। और फिर दूसरा ऑर्डर वही हो जाता है कार्बन और ब्रोमीन, और फिर लास्ट में कार्बन और आयोडीन। यहाँ पर फ्लिपिंग है, इसमें जो है फ्लिप कर रहा है। कहने का मतलब नियम के अनुसार तो ये होना चाहिए, लेकिन हकीकत है ये ऑर्डर सही होता है, ये ऑर्डर सही होता है। लेकिन जो रूल कहता है, रूल तो ये कहता है कि पोलरिटी का ऑर्डर, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए आपके पास कार्बन है और ये हमने कार्बन का एक एटम लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये फ्लोरीन है, ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, और इनके मध्य ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ही इनका बॉन्ड होगा। तो हम आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ दिखा रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इनका कैसा होना चाहिए। ध्यान दें, ये आप इसको ऑर्डर को बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि अब दूसरे में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब कि किसी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ से जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जो एटॉमिक रेडियाई होती है जिसे सभी बच्चे परमाणु त्रिज्या के नाम से जानते हैं, वो इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब कि फ्लोरीन बहुत छोटा होता है। और इसके बाद अगर हम कार्बन और क्लोरीन के देखते हैं तो कार्बन का तो साइज वही रहेगा, लेकिन ये क्लोरीन जो है फ्लोरीन से नीचे है, इसीलिए इसकी साइज थोड़ी सी इससे बढ़ जाएगी। तो देखिए अब सभी बच्चे देख भी रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक उसी प्रकार से ये कार्बन है वो तो उतना ही बड़ा रहेगा, और जो ब्रोमीन है वो क्लोरीन से भी बड़ा हो जाएगा, और इस प्रकार से सभी बच्चे देख रहे हैं ये कितना बड़ा हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से अगर आपने कार्बन जो उतने बड़ा रहेगा, लेकिन आयोडीन बहुत बल्कि साइज का हो जाता है, बड़े आकार का, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो इसकी रेडियस और भी बड़ी हो जाती है, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ जो है बढ़ जाता है। कहने का मतलब अगर हम बॉन्ड लेंथ की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि कार्बन फ्लोरीन के मध्य बॉन्ड सबसे छोटा है, उससे बड़ा कार्बन और क्लोरीन के मध्य है, उससे बड़ा कार्बन और ब्रोमीन है, और सबसे बड़ा जो है कार्बन और आयोडीन के मध्य बॉन्ड बन जाता है। ये बॉन्ड का ऑर्डर है, नो डाउट ये बॉन्ड ऑर्डर है। आप इसको देख भी सकते हैं, एक ही एटम कार्बन है, लेकिन जब धीरे धीरे बल्कि और बल्कि बढ़ते रहते हैं तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ने लगती है, जिसके कारण इनके मध्य जो बॉन्ड लेंथ होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये तो हमने चर्चा किया कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, और ये भी हमने पाया कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बॉन्ड बना हुआ है वो पोलर है। पोलर क्यों है? क्योंकि इनके मध्य इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर का काफी अंतर है।
और जिसके कारण पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब इनकी पोलरिटी डायपोल मोमेंट से होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो चार्ज डेवलप्ड हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, अर्थात पोलरिटी जो है वो डायरेक्ट रिलेटेड है किससे, अभी हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में। तो और आपने देखा कि पोलरिटी के अनुसार अगर आप देखें तो ये ऑर्डर आना चाहिए, लेकिन रियल में ये ऑर्डर है, ऐसा क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम दे रहे हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ बच्चे लोग देखें, और दूसरा हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को देखें। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ध्यान रखना चलो, और इसी को आप बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब सोचिए जरा कि इनके मध्य जो बॉन्ड बने हुए हैं, कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब ये टाइटली पैक्ड होंगे, और टाइटली पैक्ड होने का इनको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। इसका मतलब क्या निकला कि जब भी हम इसकी चर्चा करते हैं तो जो बॉन्ड बहुत छोटे होते हैं उनको तोड़ना आसान नहीं होता। इसका मतलब इसको हम तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे, और इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा और कम, इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा और कम, और इसको तोड़ने के लिए बहुत ही कम होती है। कहने का मतलब जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ रहा है वैसे वैसे इनको तोड़ने के लिए अर्थात बॉन्ड एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। तो एक शब्द हमारे पास आया कि जो बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये आपके बॉन्ड लेंथ के। अब जिसका बॉन्ड लेंथ जितना अधिक होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही क्या होगी, बोलो, उतनी ही होती है। और तब तो सभी बच्चे इसमें नो डाउट, इसमें किसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछें कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आप बताइए तो आपको बहुत सरल है। अब छोटे, अब तो सपोज करिए कि आपके पास एक थ्रेड है जो बड़ा सा है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा खींचते हैं तो अपने आप टूट जाता है, लेकिन अगर उसको छोटा छोटा करते चले जाइए और बहुत छोटा कर लीजिए उसको तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वो छोटा हो गया है। इसीलिए यहाँ पर ये तो एक बिल्कुल जनरल सी बात है, जो चीज छोटा होता है उसको तोड़ना। अब मान लेते हैं इतनी बड़ी कलम है जिसको हम मोड़ सकते हैं, अब इस ढक्कन को है जो बहुत छोटा सा है, इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो ये टूटता नहीं, कारण क्या है, ये बहुत छोटा है। तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर का क्रम क्या होगा, जो जिसकी साइज यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी और तो वो उतना ही क्या होगा, बोलो, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। तो अगर आप देखिए कार्बन और फ्लोरीन के मध्य बॉन्ड सबसे छोटा है, इसीलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक होगी। और इसके बाद नंबर आता है कार्बन और क्लोरीन के मध्य, और उससे कम कार्बन और ब्रोमीन एटम, और सबसे कम जो बॉन्ड एनर्जी आएगी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसे भी हम कहते हैं वो बहुत ही कम हो जाएगी इन केस ऑफ आयोडीन। तो सभी बच्चे देखें कि इस पोलरिटी के बेस पर हमने आपको दिखाया कि इनके बॉन्ड लेंथ में क्या चेंज होता है और बॉन्ड एनर्जी में क्या क्या चेंजिंग हो रही है। तो इस प्रकार से सभी बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है और इस पोलरिटी के कारण जो है अब यहाँ पर तमाम तरह की चीजें हम अपने आप ज्ञात कर ले रहे हैं। चूंकि इनके मध्य बॉन्ड लेंथ क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड एनर्जी 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, एनर्जी घट जाएगी, ठीक है। ये 1 अपॉन, कहने का मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ा वैसे वैसे डिसोसिएशन एनर्जी घट जाती है, ठीक है।
और यहाँ तो दो चीजों में नो प्रॉब्लम, सभी बच्चे आप जान रहे हैं, तो जनरल चीजें हैं जो कि आप खुद ही बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये पोलरिटी की डिफ्लेशन जो होती है, इसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है अधिक क्यों होता है, कम क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम इसको ले लो, लिखते चले जाओ, उसमें दिखाएं का मिटाएं तो तुरंत। देखिए अब यहीं पर देख लीजिए, सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ पोलरिटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ पोलरिटी। ये एक्सप्लेन किया जाता है बाय डाइपोल मोमेंट ड्यू थ्रू आपको, जिसे सभी बच्चे म्यू से लिखते हैं। और फिजिक्स में सभी बच्चे डाइपोल मोमेंट पढ़े होंगे। मान लीजिए कि ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए कि ये Q1 है और ये Q2 चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट। When equal and opposite charge kept at a very short distance, then this phenomena is known as electric dipole or only dipole. और यहाँ पर अगर आप बच्चे देखें और मान लीजिए इनके मध्य जो डिस्टेंस है d है, तो सभी बच्चे पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल म्यू इज इक्वल टू होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, और ये डिवाई में नापी गई यूनिट होती है इस प्रकार से। और जहां पर क्यों बच्चे लोग देख रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। अब यहीं से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन शुरू। अब डी क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है। इस अब सवाल ये उठता है कि जितना ज्यादा Q होगा चार्ज, उतने ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, जितना ज्यादा D होगा उतने ही ज्यादा ये होगा। कहने का मतलब कि ये जो Q ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा तक, इसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब अगर यहां पर इन डाटा को ध्यान दीजिए तो आप पाएंगे कि चार्ज कब डेवलप होता है। कहने का मतलब जो चार्ज डेंसिटी इस पर डेवलप कर रही है Q, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अर्थात जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, पुल करेगा। और जब खींचेगा तो इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण हो रहा है चार्ज भी बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ जाएगा तो म्यू भी बढ़ जाएगा। तो आपको लग रहा है कि फ्लोरीन तो एक ऐसी है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, हाँ, और तब तो इसके अनुसार जो कार्बन और फ्लोरीन के मध्य जो बॉन्ड बना हुआ है उसका डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक होना चाहिए। नहीं तो ये गलत होता भी ऐसा है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर और आपने ध्यान नहीं दिया, ये जो डाइपोल मोमेंट म्यू है वो डिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अर्थात जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा डाइपोल मोमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो दो फैक्टर को हम लगा रहे हैं, जो डिस्टेंस है और चार्ज है। तो अगर आप सभी बच्चे देखें कि यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस इसके बीच बढ़ती चली जा रही है, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो बढ़ना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है। और दूसरा चीज, जैसे जैसे चार्ज यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी घट रही है। तो मतलब एक फैक्टर तो बढ़ा रहा है और दूसरा फैक्टर उसको घटा दे रहा है। कारण क्या है, यहाँ
इसके बीच डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो Q का मान में, म्यू के मान में D का मान बढ़ रहा है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जो म्यू की वैल्यू है वो भी बढ़ जानी चाहिए। लेकिन दूसरा फैक्टर चार्ज है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर डाउन कर रही है, ये धीरे धीरे चार्ज इस पर कम होता चला जा रहा है। जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है और चार्ज घट रहा है। तो क्या दोनों एक ही रेशियो में होते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन जो है वो कहीं पर आपको मिलता नहीं है। चाहे आप किसी टेक्स्ट बुक में देख लीजिए या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव, आपको ऑर्डर तो इन्होंने दे दिया है, अब क्यों ऐसा होता है उसको उन्होंने नहीं बताया और न कहीं आपको मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, खुद ही एक साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। खुद सोचिए कि जब दो फैक्टर काम कर रहे हैं कि एक बढ़ा रहा है और एक घटा रहा है, जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ये डिस्टेंस बढ़ रही है, तो ये डिस्टेंस वाला जो फैक्टर है वो डाइपोल मोमेंट को बढ़ा दे रहा है, लेकिन चार्ज धीरे धीरे घट रहा है, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो जो उसको वो घटा रहा है। तो दो फैक्टर हैं यहाँ पर, एक तो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा घटाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या माने, अगर यहाँ पर फ्लिपिंग हुई है, इसका मतलब कहीं न कहीं क्लोरीन और क्लोरीन में मामला गड़बड़ है। ध्यान रहे बच्चा लोग कि जो क्लोरीन और फ्लोरीन का मामला कहीं भी आए तो डी अलर्ट, क्योंकि इसमें बहुत जो अपवाद है, एक्सेप्शनल केस क्लोरीन और फ्लोरीन में बहुत है। जैसे पीरियोडिक टेबल में सभी बच्चे पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। अब उन्होंने चार्ट डेस्टी पर उसको लगाया है, नियम के अनुसार ये विरुद्ध चला जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। अब जो हम बताने जा रहे हैं ऐसा क्यों है, आप एक खुद साइंटिस्ट बन करके सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक बढ़ा रहा है घटा रहा है, इसका मतलब कि एक फैक्टर इसमें और इसमें जो है डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है। मतलब कि अगर इनकी लेंथ को हम देखें तो इनकी जो डी होता है ये बहुत ही शार्ट होते हैं, चूंकि परमाणु होते ही हैं, और इनको हम पिकोमीटर में लिखते हैं और सभी बच्चे जानते हैं पिकोमीटर का मतलब 10⁻⁻⁻, जो कि बहुत ही कम होता है। मतलब अगर हम वैसे डाटा को आपको याद नहीं रखना है कि इसका जो होता है 137 पिकोमीटर के बराबर होता है। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो पॉइंट लगा करके 9 जीरो लिखोगे तब इसकी वैल्यू आएगी। और यहां पर अगर आप देखिए तो 107 पिकोमीटर होता है। अब इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर आपको तो बहुत गैपिंग दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तविकता ये गैपिंग नहीं है, क्योंकि पॉइंट पर 9 लगा हुआ है और बहुत छोटी राशि है। ये बहुत छोटी राशि में ये जो है ये बहुत छोटा, बहुत कम अंतर है। इसका मतलब ये निकला कि कहीं कहीं तो गड़बड़ है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस जो होती है वो डोमिनेंट फैक्टर होती है, जबकि बाकी में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है। अब यहाँ किसी भी कारणवश ये जो डोमिनेंट फैक्टर है डिस्टेंस, वो डोमिनेंट हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, और बाकी जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायमंड फैक्टर हो जाती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर रियलिटी क्या है कि कार्बन और क्लोरीन के मध्य बहुत ज्यादा होता है और उससे कम फ्लोरीन, डाइपोल मोमेंट, और उसके कम जो है आपका ब्रोमीन, और सबसे कम कार्बन और आयोडीन के मध्य जो बॉन्ड है। अब यहां से यहां तक जो होता है, यहां पर डिस्टेंस जो होता है डी डोमिनेंट होता है।
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डोमिनेट नहीं। कहने का मतलब इनके इनके बीच का जो डिस्टेंस है ऊपर से नीचे आने पर चूंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा। चूंकि डिस्टेंस यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसका मतलब इनके इनके बीच में डिस्टेंस जो होती है वो डोमिनेट फैक्टर है ओवर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यही कारण है कि बढ़ जाता है। जबकि इसमें यहां से यहां तक जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डोमिनेट हो जाती है और डिस्टेंस वो मायने नहीं रखते, ये डोमिनेट नहीं है। बस यही कारण है कि इनमें ऐसा चेंजिंग आ जाता है। जैसे सभी बच्चे देखे होंगे कि जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे, लेफ्ट टू राइट जाइए किसी डी ब्लॉक में, तो आप देखिएगा उसमें हमने आपको एक स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाया था। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है और कभी रेडियस को बढ़ा देता है और कहीं कहीं पर जब रूल के गड़बड़ हो जाता है तो हम तमाम तरह के अपना नियम लगाने लगते हैं, अपनी सोच लगाने लगते हैं, तो हमने उस सोच में कुछ पकड़ लेते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। जब दो फैक्टर हम मान रहे हैं, एक बढ़ा रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर घट रही है, तो दो फैक्टर अपोजिट काम कर रहे हैं। यहाँ पर फ्लिपिंग होने का मतलब होता है कहीं न कहीं एक फैक्टर जो रूल के अनुसार है वो गड़बड़ है। इसका मतलब जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो डी का मान बढ़ेगा, उसके अनुसार तो आपको जो अब यहाँ पर डोमिनेंट फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, ऊपर से डी को देख रहे हैं, तब आराम से ये बढ़ने लगता है। लेकिन जब हम इस केस के रियल केस में देखते हैं तो थोड़ा सा फ्लिपिंग आ जाती है कार्बन और क्लोरीन और कार्बन और फ्लोरीन में। तो कार्बन और फ्लोरीन की रेडियस जो होती है आपको बड़ी दिखाई दे रही, लेकिन इतनी डोमिनेट नहीं हो पाती क्योंकि बहुत ही शॉर्ट है, पिकोमीटर में है। हमारी बात को समझिए, हम पॉइंट क्या बोल रहे हैं। अगर इसको नहीं समझेंगे फिर समझ नहीं आएगा ये, क्योंकि कहीं एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलेगा। खुद ही आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। जब दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, इसका मतलब कि कहीं यहाँ पर गड़बड़ है। और यहाँ पर जो फैक्टर बढ़ा रहा है, ठीक है, वो डोमिनेंट नहीं है इसमें, इन दोनों के केस में, अर्थात डिस्टेंस डोमिनेंट है ही नहीं है। और यही कारण है कि ये इस प्रकार से आता है। तो सभी बच्चे देखें कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बॉन्ड बना हुआ है वो पोलरिटी है, पोलर है, और उसको डाइपोल मोमेंट के अनुसार आपको ये दिखाता है। किताबों में ऐसे लिख देता है, उसकी वैल्यू भी दे देता है। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, केवल इतना जानना है कि ये वैल्यू नहीं पूछता है कि इसका बताइए कितना होगा, इसका डिवाइड कितना होगा, ये सब नहीं पूछेगा। ये वैल्यू आपको दी गई, ये दिया गया, ऐसा क्यों होता है ये आपका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कहीं पर भी, आप देख लीजिएगा। इसके लिए आपको एक खुद ही साइंटिस्ट बनना है, आपको विचार करना है कि जब दो फैक्टर काम कर रहे हैं, अब दो फैक्टर जब काम कर रहे हैं, ठीक है, अब दोनों फैक्टर जब आपस में जोड़ेंगे हम, तो जब ऐसा है तो यहाँ पर एक फैक्टर इनमें और इनमें डोमिनेंट नहीं हो पाता, कुछ और हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो होती है वो डोमिनेट हो जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो चार्ज को बढ़ाती है वो डोमिनेट नहीं हो पाती है। बाकी के केस में वही होता है, उसमें कोई नहीं, बस इसी केस में, ठीक है। तो आप इसका समझते हैं, सभी बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे ले लीजिए। अब ये तो पोर्शन कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो नेचर ऑफ बॉन्ड था वो समाप्त हो गया, और हम उम्मीद करते हैं हमारी बातों को बच्चे लोग समझे होंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आपको आगे बताने वाले हैं, और हेडिंग डालिएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन हैलाइड। ये बहुत सरल है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी एक रूल द्वारा होता है, ये सभी बच्चे आराम से कर लेते हैं और इसमें घबराने की बातें नहीं है। और अभी हम जितना आएगा उसमें आईयूपीएसी नाम ही लिखेंगे, तो इसकी एक्सरसाइज तो हर समय चलती रहेगी, नो डाउट।
इसलिए समय बर्बाद करने के लिए उसमें 1000 एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, आप खुद ही आप किताब रखे हो उससे करिए और जब भूल जान जाएंगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम उनके पास आती है जो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, कोई रूल ही नहीं है, बैठ जाएंगे। साइकिल चलाना नहीं जानते, सोचते हैं बड़ा आसान होता है बस साइकिल बैठो पावडल मारो निकल लिए। और जब साइकिल पे जब पहली बार बैठोगे पावडल मारोगे 4 बार गिरोगे समझ में आएगा, 1 बार गिरोगे 2 बार गिरोगे, जब सीख जाओगे तभी तो साइकिल चला पाओगे। देखने में तो बड़ा आसान लगता है कि साइकिल बैठो पावडल मारो निकल जाओ। तो ये जो एक्सरसाइज हैं नॉमेनक्लेचर की, जितनी आप करेंगे उतने समझ में आएगा इसका। अब इसमें देखो ये रूल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी होती है, वो हिंदी से भी सस्ती आपको मिलेगी, बशर्ते आप उसको रूल का पालन करिए। सभी रिएक्शन जो है किसी न किसी मैकेनिज्म पर आधारित होती है, सभी नाम आईपीसी नाम नियम पर आधारित होते हैं। तो जब सब नियम पर आधारित है तो बचा क्या बचा बताइए। अब वही चीज है जो बेसिक चीजें, इसीलिए जो चीज बेसिक आ रही है हम बच्चों को बताते चले जा रहे हैं, हमें मान के चल रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो हेडिंग डाल लीजिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ RX एल्किल हैलाइडो बॉन्ड नामतंत्र। देखो वैसे सभी बच्चे पढ़े होंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 नाम होते हैं, क्या क्या होते हैं जरा देखिए। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनकी 2 सिस्टम है नाम तंत्र, और इसमें एक होता है कॉमन और ट्राइवियल सिस्टम, निरर्थक पद्धति। और ये जो कॉमन नाम होते हैं ये किसी भी रूल पर आधारित नहीं होते, जो जैसे मन किया वैसे कर दिया। इसीलिए कहीं कहीं किताबों में एक ही कंपाउंड के कॉमन नाम अलग अलग आपको मिलते हैं, क्योंकि इसका कोई रूल ही नहीं है। जैसे अब सभी बच्चे पढ़े होंगे मेथेन को आप मार्स गैस भी कहते हैं, इसका कॉमन नाम है। क्यों? ये सोर्स और उसकी प्रॉपर्टी पर बेस होता है, उसका सोर्स क्या है, वो कहां से बन रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके नाम पर, या उसकी प्रॉपर्टी क्या है, या कोई अपने ही नाम पर अलग कर दिया। जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की वो कोई उड़हन कोई क्या है कुछ नहीं है तो अपने नाम से रख दिया, तो इसका कोई विशेष रूल नहीं होता। और दूसरा होता है आईयूपैक नेम, IUPAC आईयूपैक नेम, तो ये बेस्ड होता है रूल पर, इसमें रूल है। और अगर हम RX का आईयूपैक नेम लिखें तो हम हेलो पहले लिखते हैं और प्लस एल्केन, ये हेलो एल्केन हो जाती है। एल्कीन होगा तो एल्कीन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लिखेंगे। अब हेलो शब्द में अगर फ्लोरीन होगा तो हम फ्लोरो शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्लोरीन होगा तो हम क्लोरो का इस्तेमाल करेंगे, और ब्रोमीन होगा तो हम ब्रोमो का इस्तेमाल करेंगे, और आयोडीन होगा तो हम आयोडो शब्द का इस्तेमाल करेंगे हेलो के स्थान पर। ठीक है, और एक जनरल ले रहे हैं, इसके बाद हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करते चले जाएंगे। जैसे CH3Cl है, सभी बच्चे देख रहे हैं। अब यहां पर पहले तो हम क्या लिखेंगे, हेलो, हेलो में क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो इसे हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। अब आता है इसका, यहां पर ध्यान रहे प्रीफिक्स के रूप में, ये प्रीफिक्स के रूप में लिखा गया है, ये आपका प्रीफिक्स है, और जबकि जो ये है ये सफिक्स के अंतर्गत उल्टा है इसलिए। अब यहां पर फ्लोरो तो हो गया, अब एक कार्बन है
ध्यान रहे, इसको 3 भागों में काट करके लिखा करिए, कोई कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। हम तमाम तरह के खोज करके पढ़ाएं, ऐसा इसका बताओ, जब रूल जानते हो ना तो समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद कर लेते हैं। जरा देखिए, अब यहाँ पर क्लोरो और इसके बाद एक कार्बन है तो आप लिखते हैं मेथ, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, हो गया इसका नाम क्लोरोमेथ। अब इस बच्चे इसका अगर हम कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम मेथिल क्लोराइड पहले आ जाएगा, मेथिल क्लोराइड, आइड सब जोड़ते हैं वही बाद में, और आईपैक नेम, ये आईपैक नेम है और ये कॉमन नेम। तो किसी का भी हर का कॉमन नेम नहीं होता, किसी का होता है। अगर आपको किसी का लिखना है तो सीधे सीधे मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड इस प्रकार से दिया जाता है, या सिस ट्रांस है, क्या है, डाई है, ट्राई है, डाई क्लोराइड। लेकिन जब आईपीसी नाम लिखेंगे तो ये रूल पर आधारित हो जाता है, ठीक है। ले लीजिए इसका, आप जरा देखिए, अगर कहीं पर ध्यान दें आईपीएसी नाम में बच्चे लोग, अब अलग अलग टीचर की अपनी अलग अलग स्टाइल होती है। क्या कारण क्या होता है कि जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है कार्बनिक कंपाउंड के चेन का, कोई किसी का फॉलो करता है, कोई किसी का फॉलो करता है। किताबों में आप देखिए अलग अलग हो जाते हैं। देखो, एक हम जनरल ले रहे हैं, इसके बाद हम आते हैं, तो देखो कितना आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास C5H12 है और सभी बच्चे इसको पेंटेन के नाम से जानते हैं। ये पेंटेन है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएं, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चर फार्मूला जो होते हैं वो किसी भी केमिकल में एटम के मध्य जो केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, इसको इंडिकेट करते हैं तो वो कहलाते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे देखिए, मान लीजिए इसमें 4 कार्बन है, इस प्रकार से 5 है, 5 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, सभी बच्चे देख रहे हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन हम फिट करेंगे ऐसे, ये पूरा स्ट्रक्चर है पेंटेन का। और बहुत इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत से टीचर ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 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 और CH3, ये भी वही चीज है। लेकिन ये तो स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका हुआ। अब ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो लाइन फार्मूला या तो स्केलेटन फार्मूला से आती है। अगर हम इस हाइड्रोजन को छोड़ दें तो इस हाइड्रोजन को छोड़ दें तब हमारा ये बनेगा। अब ये भी पेंटेन है, हमने इसको छोड़ दिया है हाइड्रोजन को, और ये कहलाता है स्केलेटन फार्मूला, कंकाल सूत्र है ये। और हमारे शरीर से मांस नोच जाओ, खा जाओ तो बचेगा कंकाल भी ना। ऐसे ही तुमने हाइड्रोजन को नोच लिया है तो बचेगा हड्डी। मत करना, स्केलेटन का मतलब हड्डी होती है, कंकाल फार्मूला। और कभी कभी ऐसे नरभक्षी होते हैं कि हड्डी भी चबा जाते हैं, बचता डंडा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, ऊपर वाला भी पेंटेन है और ऊपर वाला भी पेंटेन है। सवाल उठता है कि अब तो कहोगे अच्छा वो बताओ इसमें तो कुछ है ही नहीं है, हाँ सब लाइन लाइन लगी हुई है, हाँ हम कैसे माने? ये स्केलेटन फार्मूला है। अब कहीं पर हम पेंटेन लिखेंगे तो ऐसे, बहुत टीचर जो हमारे तरह लेजी टाइप के होते हैं वो ऐसे लिख देते हैं, उनको कार्बन और हाइड्रोजन बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, तो तकलीफ ना हो इसी पर हम, चाहे हम इसका पूछे चाहे इसका पूछे चाहे ऐसे पूछे, किसी पूछे आपको कर लेना चाहिए। और इसे कहते हैं लाइन फार्मूला। ये आपका लाइन फार्मूला है।
अब यहीं पर हाइड्रोजन हट करके कोई ग्रुप आएगा तो उसके आईपीसी नाम बनते चले जाएंगे। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मान लीजिए आपके पास एक केमिकल है, इस यहाँ पर क्लोरीन, इसका आईपीसी नंबर सिंपल है पर इसके बाद आप खुद ही करना शुरू कर देंगे। अब बताइए, रूल ये कहता है कि पहले जब इस प्रकार से लगा होता है तो हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग बच्चा लोग इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और इधर से भी तो कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो इधर से भी करेंगे, हम इधर से करेंगे, पर 1 2 3 4 5। अब 2 पर यहाँ के अनुसार देखें तो 2 पर ये लगा हुआ है, तो रूल ये कहता है कि सबसे फंक्शनल ग्रुप उधर से ही नंबरिंग करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप जो है वो नजदीक होता है? तो यहाँ पर अगर इधर से आप करते हैं तो 2 पर आता है, जबकि इधर से करते हैं तो 4 पर आता है। तो बताओ हम किधर से करेंगे? जिधर से नजदीक। ये अब यहाँ पर जिस कार्बन पर लगा हुआ है उसकी पोजीशन को पहले लिखते हैं, तो चूंकि हेलोजन पहले लिखा जाता है तो क्लोरो ये, और इसके बाद 5 कार्बन है तो हम पेंट लिखेंगे, और सब सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे बोलो? 2 क्लोरो। अब इसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें ये लगा हुआ है, मान लीजिए ऐसे, तो आप नंबरिंग कर लीजिए। सबसे लॉन्ग चेन को हमें देखना पड़ता है, और उधर से नंबरिंग करते हैं फंक्शन ग्रुप काफी नजदीक होते हैं, क्योंकि सम रूल एक भी होता है जो हम आपको बता दे रहे हैं। अब यहाँ से अगर आप देखिए तो यहाँ से 2 पर है, इधर से तो 2 पर है, यहाँ 3 पर लगा है तो 1 2 3 4। अब इसमें 2 ग्रुप दिखे, एक क्लोरीन भी है और एक मेथिल भी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो जहां क्लोरीन है और मेथिल भी है, जब एक ही जगह पर ऐसे तमाम ग्रुप लगे होते हैं तो हम इनका जो लिखते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, इनके अल्फाबेटिकली नेम पर करते हैं। अब ये तो सी से शुरू होता है, ये मेथिल ग्रुप है। ठीक है, वो मेथिल ग्रुप प्रोपिल ग्रुप इस प्रकार से है जो कि एम से शुरू होता है। तो बताओ सबसे पहले कौन आएगा? सी वाला। तो किस पर लगा है? ऐसे लिखना है 2 क्लोरो, इस प्रकार से, और इसके बाद 2 पर ही मेथिल लगा है, 2 मेथिल हो गया इनका। अब इस पर आ जाइए, कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 है, तो आप लिखेंगे ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? इसका आईपीसी नाम होगा। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं, आप इस पर एक्सरसाइज खूब करिए। ठीक है, खूब करिए का मतलब क्या है? नियम जानते रहेंगे तो अपने आप कर लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है कि हम आपको आईपीसी नाम लिखने के लिए आएगा, ये कैसे होता वो नहीं आएगा। देखिए, अगर हम आपसे कहें इसका आईपीसी नाम आप लिखिए, अब हमने स्टाइल बदल दिया। अब इसका आईपीसी नाम अगर आपको लिखना है तो आप विचार करेंगे कि यहाँ पर तो डबल बॉन्ड भी लगा है और ब्रोमीन भी लगा है, तो हम किसकी तरफ से, इधर से नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करेंगे? तो ध्यान दें, प्रियोरिटी का ऑर्डर जो होता है वो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ज्यादा हेलोजन से देते हैं। अर्थात अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है और हेलोजन है तो प्रियोरिटी हम किसको देते हैं बोलो? डबल। तो डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है, 1 2 3 4 5 6, ये सभी जगह कार्बन लगा दो तो हो गया। अब बताइए यहाँ पर अब डबल बॉन्ड इन है और यहाँ पर तो लगा हुआ है ये, तो उसका सफिक्स क्या होगा? 4 ब्रोमो। कितने कार्बन है? 6, 6 के लिए हेक्स। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? इन। कितने में लगा हुआ है? 2 पर। समाप्त।
ये खत्म। उसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि बताइए यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से कोई भी ग्रुप लगा है, मान लेते हैं क्लोरीन, ठीक है, इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है, ठीक है। तो सभी जगह कार्बन रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर ना लिखिएगा, बच्चे लोग इसको सीएल को भी कभी कभी कार्बन ही समझ लेते हैं, नहीं समझोगे, ठीक है, ये क्लोरीन है, दैट इज नॉट कार्बन। अब हमारे पास आता है कि किधर से हम नंबरिंग करें। अब अगर हम इधर से नंबरिंग करें, कार्बन 1 2 तब भी डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा है, इधर से करें तब भी 2 पे आ रहा है, लेकिन इधर फंक्शनल ग्रुप भी तो लगा है। तो हम नंबरिंग किधर से करने वाले हैं, इधर से या इधर से। अगर आप विचलित रहे कि किधर से नंबरिंग होगी, उसके सब रूल है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड हैं और एक पर ये लगा हुआ है, पहले हम इसी को लिखते हैं, क्योंकि पहले से ही लिखा जाता है, प्रीफिक्स का काम तो यही करता है। तो कितने में लगा है, 1 क्लोरो हो गया। अब 5 हैं, तो ध्यान रहे बच्चा लोग, ये डाई इन है, डाइन का मतलब जुड़ा है, जहां पर 2 डबल बॉन्ड लगे रहते हैं, डाई का मतलब 2, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड को हम डाइन कहते हैं, ठीक है। और इसी डाइन का आईपीसी नाम एल्का डाई इन होता है। एल्का का जैसे 5 कार्बन पेंटा, 4 कार्बनों का ब्यूटा एल्का, ठीक है, इसे पढ़ाया गया होगा, आपको पढ़े होंगे। तो 5 कार्बन है तो आप लिखेंगे पेंटा, 5 कार्बन को क्या लिखेंगे, एल्का क्या होगा, डाइन एल्का होता है, पेंटा। अब यही रुक जाइए, अब डाइन की बात आती है, डबल बॉन्ड किस पर लगा है, 4 और 3 पर, ये तो है। इधर से आप नंबरिंग किए हैं तो 2 पर लगा हुआ है और 3 पर लगा हुआ है, 2 और 3 इधर से नंबरिंग करे हैं, 2 और 3 पर लगा हुआ है, तो 2 3 डाई इन, इसका आईपीसी नाम। सवाल उठता है क्या हमने सही लिखा है, तो इसका सम रूल निकाल लीजिए। सम रूल में ये कहता है कि जितने नंबर होते हैं सबको ऐड कर दो, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर, तो 1 2 और 3 को ऐड करो, कितना आएगा, 6। अब कोई बच्चा इधर से नंबरिंग करे, मान लेते हैं आपको समझ नहीं आ रहा था, तो आप इधर से भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। अब इधर से अगर आप 5 पर क्लोरीन लगा दे तो 5 क्लोरो। अब 5 हैं तो आप लिखे पेंटा। अब डबल बॉन्ड किस पर लगा हुआ है, देखो आपने नंबरिंग इधर किया है, 2 और 3 पे लगा, इधर से तो 2 3 डाई। अब सम निकालो, अब इसका सम निकालोगे तो 5 और ये 5 कितने हो गए, 10 हो गए। तो रूल ये कहता है कि जिसमें मिनिमम होता है सम रूल वो करेक्ट होता है। इसका आपका 6 आ रहा है, इसका आपका 10 आ रहा है, मतलब ये आई पैक गलत है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, दोनों तरफ से नंबरिंग करके आप लिख लीजिए नाम और सम रूल निकाल लीजिए, जिसका कम आ रहा है दैट इज करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, ठीक है। ये तो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया है, उसकी चिंता नहीं है, और ये रूल पर आधारित होता है कि हम यही करेंगे तो पूरा 3 महीने का हो तो आईपीसी नाम है पढ़ाएं। देखो सभी बच्चे इधर देखें, जैसे अगर हम आपसे कहें CH Cl3 और कॉमन नेम इसका सभी बच्चे क्लोरोफॉर्म पढ़े हैं, ध्यान रखें, ये क्लोरोफॉर्म जो होता है ये ट्राई हाइलाइड होता है। ये ट्राई हाइलाइड में हैलो
हैलोफॉर्म इसका कॉमन नेम के रूप में कॉमन, ये कॉमन नाम जो होता है हैलोफॉर्म। जैसे अब यहाँ पर कोई बच्चा इसको लिखा तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरीन लगा है क्लोरो और उसमें फॉर्म में जोड़ दो क्लोरोफॉर्म। अगर हम यहीं पर CHBr3 लिखे तो बताओ इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म, हैलोफॉर्म होता है। अगर यहीं पर CHI3 लगा हुआ है तो हाइड्रोफॉर्म है। ये तो इसके कॉमन नाम रहा। लेकिन जब हम आइपैक नेम लिखते हैं, इसका आइपैक नेम क्या होगा अगर हम आपसे पूछें, तो इसमें एक ही कार्बन तो है, इसमें 3 क्लोरीन लगा है, तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्राई। क्लोरीन है तो क्लोरो, एक कार्बन है तो मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ट्राई क्लोरोमेट है। चाहे अब एक रहता है तो हम उसमें नंबरिंग नहीं करते। अब कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, दैट इज आल्सो भी करेक्ट, वन ट्राई क्लोरो वो भी है। लेकिन जब एक लगता है तो उसको हम महत्व नहीं देते हैं, ये भी सही वो भी सही है, ठीक है। नोट इसको स्क्रीन ले लीजिए। ये इसका रूप है काम। अब हम आपको कुछ दे रहे हैं, जरा आप उस पर ट्राई करिए। CH3 CH Cl Cl CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 या CH2 Cl और Cl। सबसे पहले इसको कॉमन नेम में बच्चे लोग लिखेंगे। कॉमन नाम इसका क्या होगा, हमने सभी बच्चों को पढ़ाया है कि जब डाई क्लोरो होते हैं तो उसको सिस और ऐसे ये विस और जिम फॉर्म, जिमिनल और विजनल फॉर्म के रूप में लिखते हैं। जब एक ही कार्बन है जिमिनल फॉर्म में, इसको हम जेम या जेमिनल डाई, दो है डाई क्लोरो, दो कार्बन है एक है, ये इसका कॉमन नाम है। और इसका कॉमन नाम में बच्चे लोग लिखेंगे अलग अलग है, हमने आपको पढ़ाया है। तब ये कॉमन नाम में क्या होगा, इस यहाँ एस भी लिखा जाता है, वो ग्रीक वर्ड हो जाता है, इंग्लिश में इसको BIC से लिखते हैं, दोनों सही है। तो बताओ इसका नाम क्या होगा बोलो। अब ये इसमें क्या लिखेंगे, इस डाइक्लोरो इथेन, ये तो इसके कॉमन नाम रहे जेमिनल और विजनल के रूप में। ये इसलिए होता है, इसलिए हमने इसको दिखा दिया। लेकिन इसका आइपैक नाम बताओ, नंबरिंग कहां से करेंगे, इस पर कार्बन, इस कार्बन से, क्यों, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप लगे हैं 1 और 2, तो इसका नाम क्या होगा 1 1, दो लगे हैं, डाई क्या है क्लोरो, कितने कार्बन हैं 2, तो एथ, और क्या लिखोगे सिंगल बॉन्ड है एन, 1 1 डाई क्लोरोइथेन, ये जेमिनल फॉर्म का हो गया। इसका तो रूल बहुत सस्ता है, अब आराम से 1 2, तो बताइए क्या होगा इसका आइपैक नेम आईपीसी नाम क्या होगा 1 2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें CH3 CH2 और डबल बॉन्ड CH और E। अब यहां पर हमने आपको बताया था कि नंबरिंग जिधर से करते हैं फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है। सवाल ये उठता है हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड तो और क्लोरीन, तो हमने बताया था प्रायोरिटी किधर देते हैं, डबल बॉन्ड। तो यहां से करें 1 2 3, ठीक है। अब इसका आइपैक नेम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे,
बताइए, पहले हाइड्रोजन 3 पे लगा है, तो 3 क्लोरो कितने कार्बन है? 3 के लिए प्रो डबल बॉन्ड है, क्या लिखोगे? 1। जब 1 होता तो लिखा नहीं जाता, आप लिख सकते हो। ये और एक्सरसाइज करा देते हैं, उसके बाद आते हैं। इसके बाद हम आपको एरीन का कराते हैं। आपके कोर्स में एरीन में बेंजीन आपको पढ़ना है, एरोमेटिक में। एरीन तो एरोमेटिक होते हैं। देखिए, एरोमेटिक एल्किल हाइलाइड, सभी बच्चे इसी को एरीन के नाम से जानते हैं। हेलो एरीन, हेलोजन है तो हेलो एरीन हो जाएगा। हेलो एरीन। अब हमने इसको बताया था, जब हम इसके टाइप बता रहे हैं तो खूब बताए होंगे। मान लेते हैं ये इसका आईपीसी नाम लिखना, ये क्लोरो बेंजीन है। हाँ, अब ताजुब बात देखो, जो जनरल नॉमेनक्लेचर होता है वो क्लोरोबेंजीन इसका जनरल नाम है, और आईपीसी नाम भी यही है। कहने का मतलब कि इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो? क्लोरोबेंजीन। इसका आईपीसी नाम भी है, आईपैक नाम भी है, और कॉमन नाम भी है। ये दोनों है। ये कहीं पर लगा अगर रहता है इस प्रकार न्यूक्लियस में, जैसे मान लेते हैं हमने इसको इस तरह से लिख दिया, तो आप देखो, अगर आप इतने को देखिए तो ये क्लोरोबेंजीन है और आर्थो पोजीशन पर लगी है, तो इसको हम कहेंगे आर्थो क्लोरोबेंजीन। इसका ये आपका कॉमन नेम है, क्योंकि आर्थो पैरा क्लोरो का इस्तेमाल हमने आपको बताया था आईपैक में नहीं करते, ये कॉमन नाम में इस्तेमाल होता है। नियो, नॉर्मल वगैरह ये सब कॉमन नाम में होते हैं। और लेकिन इसका आईपैक नेम क्या होगा? अब नंबरिंग कर लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो बताइए कितने पे लगा हुआ है? 1 और 2 पर क्या लगा है? क्लोरीन। तो आप लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो। इसके बाद ये बेंजीन है, बेंजीन। इसका आईपीसी नाम लिखो। अभी तो हम इसके न्यूक्लियस में जो है उसको हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत आसान होता है। ये आप ऐसे CH3 और सभी बच्चे देख रहे हैं ये क्या है? टार्गेट है। अब इसका हम जनरल नेम पूछे या कॉमन नेम इसका पूछे, तो आर्थो पर लगा हुआ है, आर्थो पोजीशन है, आर्थो पर लगा क्लोरीन, तो आर्थो क्लोरो। अब इसके बाद ये जो टार्गेट, ये तो जनरल नाम। लेकिन अगर हम आईपीएसी आईपैक नाम पूछे तो नंबरिंग आपको करना है। तो बच्चे लोग करते क्या है कि सवाल उठता है कि मेथिल ग्रुप एक प्रकार का ग्रुप है, ये भी है, 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। तो जब 2 फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं तो हम प्रियॉरिटी एल्किल ग्रुप का नहीं क्लोरीन का देते हैं। कहने का मतलब प्रियॉरिटी ऑर्डर में हाइड्रोजन जो होते हैं वो एल्किल ग्रुप से ज्यादा पहले आते हैं। तो प्रियॉरिटी ऑर्डर में अगर आप देखिए तो इसका आईपैक नेम हो जाएगा, बताओ, पहले इसमें मेथिल ग्रुप लगा है और एक क्लोरीन लगा है, तो अल्फाबेटिकली अब इसी को लिखने वाले हैं।
सी पहले आता है, एम बाद में आता है एबीसीडी में। तो यहाँ पर किस पर लगा हुआ है, यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1 क्लोरो हो गया, और 2 पर का क्या लगा है बोलो, मेथिल, तो 2 मेथिल, और इसके बाद बेंजीन है, तो हम इसको लिखेंगे बेंजीन। ये तो सभी बच्चे लिख सकते हैं जब न्यूक्लियस उसके रिंग में कोई भी हाइड्रोजन किसी ग्रुप द्वारा रिप्लेस किया जाता है। लेकिन जब कहीं चेन में लगा होता है, चेन में लगा हो, तो जरा देखिए उसका आईपीसी नाम क्या। ये लिखना नहीं है, ये केवल हम आपको एक एक्सरसाइज करा दे रहे हैं, और खुद आप लिख लेंगे क्योंकि ये रूल है, रूल बता दिए कैसे। अब चेन वाला देखिए, बेंजीन चेन में जो लगे होते हैं, मतलब रिंग के बाहर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है। हम चूंकि एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं, तो जब भी हम ज्यादातर केस में हैलोजन को ही लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, तो हमने आपको पढ़ाया होगा, अगर बेंजीन रिंग में ये लगा होगा, मान लो इसको भूल जाओ, ऐसा लगा है, तो इसे हम बेंजीन कहते हैं। और रिंग के बाहर अगर इस प्रकार से लगा हुआ है, इसको हम बेंजल कहते हैं। और इस प्रकार से लगा होता है सी, तो इसे हम बेंजो कहते हैं। तो आपने देखा बेंजिल, बेंजल, बेंजो, ये इनके कॉमन नाम होते हैं। अगर हम यहीं पर क्लोरीन जोड़ते चले जाएं इस प्रकार से, तो आप अब यहां पर ये एक ग्रुप की तरह व्यवहार करेगा। अब ये आपका एरिल ग्रुप हो जाएगा, या फेनिल, कुछ भी लिख सकते हैं, ये फेनिल हो गया। और यहां पर ये एक कार्बन लगा हुआ है, रूट वर्ड में आ जाएगा मेथिल है। अब जनरल नेम में तो कोई परेशानी नहीं, बेंजल क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड। अगर यहाँ पर क्लोरीन लगा तो क्लोराइड आप लिखते चले जाए, जनरल नाम में नो प्रॉब्लम। और अगर हम इसका आईपैक नाम लिखते हैं इसी का, जरा देखिए, तो नंबरिंग हम करेंगे, एक तो है यहीं पर, और ये फेनिल ग्रुप में आ जाएगा। तो यहाँ पर फेनिल है और क्लोरीन भी है और एक मेथिल भी है, ये रूट वर्ड में आएगा। तो बताइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, और एक पर फेनिल लगा है 1 फेनिल, इसके बाद एक कार्बन है मेथ, सिंगल बॉन्ड है, तो ये 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथिल। अगर हम इसका आईपीसी नाम बच्चों से पूछें तो बताइए, अब तो समझ गए हो। अब यहाँ एक है तो 2 लगे हैं, तो 1 डाई क्लोरो 1 फेनिल मेथेन। अगर इसका आईपैक नेम पूछे तो बताइए क्या होगा, एक भी 3 लगे हैं, 1 ट्राई क्लोरो 1 फेनिल, इसके बाद में। कहने का मतलब क्या निकला, जब हम आईपैक नेम में बेंजीन रिंग लिखते हैं तब तो हम बेंजीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो चेन में लगा होता है तो चेन में ये बेंजीन रिंग को हम क्या लिख देते हैं बोलो, फेनिल। बहुत आसान है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट में लीजिए। ले लिया, थोड़ा सा और कराते हैं, इसके बाद हम आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। ट्राई करिए बच्चे लोग इसका।
यह एक है, यस ये। अब जो चिन्ह लगा है, रिंग में नहीं, चिन्ह लगा के बाद, तो बताइए इसमें कितने कार्बन है, एक दो, तो ये आपका आ गया एथ, और ये आपका आ गया क्लोरो, और ये आपका आ गया फेनिल। प्रॉब्लम लिखिए, तो बताइए पहले में क्या लिखेंगे, कितने पे लगा है, नंबरिंग कर लो 1 2, क्योंकि ये फेनिल ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी नहीं देंगे, यहाँ एक नहीं लिखेंगे, हम क्लोरीन को प्रायोरिटी देते हैं, एल्किल ग्रुप पे जो बाद आता है तो हमने अभी बताया ना, प्रायोरिटी ऑर्डर एक्स को पहले देते हैं, एल्किल ग्रुप को बाद देते हैं, फेनिल ग्रुप ही तो है। तो बताइए इसका क्या होगा बोलो, 1 2, तो 1 ज्यादा पहले से होगा, 1 2 3, तो बताइए इसका क्या होगा, 1 1 डाई क्लोरो, इसका समाप्त, इसका समाप्त हो गया। अब आते हैं इसको, किस पर लगा, 2 फेनिल, 2 फेनिल, और कितने कार्बन हैं, तो 2 के लिए एट, सब सिंगल बॉन्ड में जुड़े हैं, तो अगर डबल बॉन्ड होता 3 हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आयन हो जाता, ठीक है। तो ये इसके आईपीसी। एक और हम आपको दिखा देते हैं, अब हम आपसे पूछ रहे हैं, देखो एक बहुत कॉमन है, उसको पूछता भी बहुत, जैसे ये बेंजीन है, ब्रोमीन, और यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस से जुड़े। तो अगर हम देखते हैं इसका जनरल नेम जो होता है, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम होता है, तो अगर सभी बच्चे देखें कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, सिमेट्री यहाँ पर लगा दीजिए तो बिल्कुल बैलेंस है, ये सिमेट्री में है, इसलिए इसको हम सिम लिखते हैं। सिम का मतलब सिमेट्रिकल, ट्राइब्रोमो, फेनिल या फेनिल ट्राइब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम है, जिसमें हम सिम शब्द का प्रयोग करते हैं, सिमेट्रिकल, लेकिन आयुर्वेद में इसका बदल जाएगा। तो बताइए नंबरिंग आप कहीं से 1 2 3 4 5, तो 1 तो लगा है, 3 लगा है, 5 लगा है, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये सिमेट्रिकल है, जहां पर बैलेंस होते हैं वहां सिम शब्द का कॉमन नाम में लगा देते हैं, ठीक है, ये भी एक नया है। तो आज तो बच्चे लोग इसका आईपीसी नाम देखें, इस पर एक्सरसाइज से बच्चे करेंगे और पाएंगे कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो आज की मुलाकात बस यहीं तक, नेक्स्ट टाइम पर हम इसको प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट टाइम पर बच्चों लोग हम पहले बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आप एक बार देख के आइए, देख के बैठिएगा। कारण क्या होता है कि जब हम इसका प्रिपरेशन पढ़ाएंगे तो हम आपको प्रिपरेशन इसका एल्केन से भी बताएंगे और एल्कीन से भी बताएंगे, दोनों से बताएंगे। तो वो आपको हाइड्रोकार्बन फर्स्ट टाइम पढ़ाया गया है, हाइड्रोकार्बन में जो हैलोजिनेशन प्रोसेस होता है उसको, और जो एल्कीन एल्काइन में जो एल्काइन में जो हैलोजिनेशन है उसको आप देख के आएगा और देखिएगा कितना सरल लगता है। बस आज की मुलाकात यहीं तक।
गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? अब बेटा सभी लोग आ गए हैं और प्रॉपर क्लासेस होनी है। और ये मान चलो कि जिस तरह की दिख रहा है उसके हिसाब से सितंबर में मान चलिए कि कोचिंग ओपन हो जानी चाहिए, क्योंकि सारे एग्जाम आपके स्टार्ट हो गए हैं। और देखिएगा आज पेपर में भी दिया है कि नेट की भी परीक्षाएं सितंबर में होगी, कोई परीक्षा टलेगी नहीं। इस कंडीशन में काफी दिनों से थे नहीं, आज की तरह तीसरा लेक्चर हो गया। मैंने पहले भी कहा था कि अपना पेड ग्रुप पे सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन सोमवार से देखेंगे फिजिक्स और मैथ्स की भी कुछ क्लासेज यूट्यूब पर डाल देंगे कि जिससे दिक्कत नहीं। कल की क्लासेस, संडे की भी क्लास है, स्पेशल क्लास रहेगी। सर की क्लास रहेगी 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक, और उसके बाद 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक रहेगी एसपी सर की। फिर 10 बजे से लेके 12 बजे तक सुभाष सर या तो अमित सर की क्लास रहेगी। कल 7 बजे से लेके 12 बजे तक क्लास आपकी होगी। मैं ये चाहता हूं कि अब प्लान में हो जाए, फिर सोमवार से टाइम टेबल मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी की भी क्लासेज होनी है, इंग्लिश की भी क्लासेज चलनी है। तो जितने बच्चे अपने जुड़े हैं, जो बाहरी बच्चे तो देख लो तो ठीक ही है, कंपेयर करना क्या करना ये आप खुद संतुष्ट हो जाइएगा। कुछ दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद फिर प्रॉपर हमारी, क्योंकि हम फ्री में व्यवस्था नहीं देते हैं, पेड वाली ही व्यवस्था रहती है, तो आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। फिर कोचिंग ओपन हो जाती है सितंबर में ऑफलाइन, तो बताने की जरूरत नहीं, सब लोग अपने आप ऑटोमेटिक आ जाओगे। और नहीं होती तो ऑनलाइन आपकी चीजें रहेंगी, लेकिन पेड में चलेगी व्यवस्था, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिगत रूप से सभी से निवेदन है, आपको बताने की जरूरत नहीं, सभी लोग जान रहे हैं इस वैश्विक महामारी में सब परेशान है। वो सबसे ज्यादा परेशान है जो चीटिंग करता है। चीटिंग इन द सेंस अपने आप से, जैसे आप घर में बैठे टीवी, कभी आज तक चैनल देख रहे हैं, कभी एनडीटीवी देख रहे हैं, आप कोई भी चीज देखिए तो प्रॉपर देखिए 1 घंटा, फिर आपको समझ में आ जाएगी दोनों में क्या अंतर। दौड़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहीं पढ़िए, नहीं कि यहाँ भी कूद आइए वहां भी आ रहे, यहाँ पढ़ रहे तो यहीं पढ़िए, डिसाइड कर लीजिए। तो प्रॉपर कल की क्लासेस आपको बता दिया गया है, 7 बजे से चलेगी, 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आपकी केमिस्ट्री होगी, 8:30 बजे से लेके 10:30 तक फिजिक्स की क्लास होगी। स्पेशल क्लास होगी फिजिक्स की, लाइट पढ़ाएंगे सर, लाइट पढ़ाएंगे, एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपने बच्चे तो जो पढ़ रहे हैं पढ़ ही रहे हैं, बाहरी भी बच्चे, क्योंकि बीच में जब बाहरी बच्चों को पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसकी सर लाइट पढ़ाएंगे इसकी सर। फिर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये मैथ्स की क्लास चलेगी। सुभाष सर से रिक्वेस्ट किया वेक्टर स्टार्ट करते हैं, कैलकुलस चल ही रहा है, इधर अमित सर ही पढ़ा रहे हैं, या अमित सर कोई टॉपिक, मतलब तीनों क्लास आपकी चलेगी। इस तरह आपकी हम 12th की क्लास आज हो गई 22 तारीख। यदि पब्लिक रहेंगी तो नई चीजें रहेंगी, क्योंकि दिक्कत ना हो, क्योंकि पेड वाला बच्चा 1.5 महीने से एक बैच चल रहा है, अब उसको पब्लिक करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आरपी सर इसलिए हुई कि नया टॉपिक आए, इसलिए आपको मिल जा रहा है, तो जो बाहरी बच्चे पढ़ सकते हैं, मोटा मोटा ही समझ लीजिए कि आपको पढ़ना संस्था में, तो संस्था की जो नॉर्म है उसको करना है। इसलिए बहुत परेशान लोग, मैक्सिमम लोग जुड़ गए हैं, और अभी बच्चे जो पैसा दिए हैं वो सोच रहे हैं कि राहुल सर ऐसे इन लोगों को कैसे फ्री कर दे। ऐसा कुछ नहीं बेटा, 1, 2 दिन 4 दिन पढ़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। तमाम संस्थाएं इलाहाबाद में जो क्या क्या करती हैं बताने की जरूरत नहीं। तो आज की क्लास अब नहीं होगी, शेष आप जब भी कोई टीचर पढ़ाए तो उसको लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए,
शक्ति कोचिंग का जो व्हाट्सएप नंबर है 9335154592, इस व्हाट्सएप में आपको सारी डिटेल दे दी गई है। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो हमें बता दें। शक्ति कोचिंग टेलीग्राम, शक्ति कोचिंग प्रयागराज से टेलीग्राम है, उस पर आपको पीडीएफ में भेजता हूँ। पता चलता है कहीं आईआरटी के हम भेज देता हूँ, कहीं 10th के भेज देता हूँ। जैसे आपका कोई भाई पढ़ रहा है गांव में, तो आप 10th की उसको भेज दीजिए, देखिए इस तरह की चीजें, पढ़े या ना पढ़े, गांव में नहीं आ पा रहे फिर भी उसको समझ में आएगी। शक्ति कोचिंग देखिए 10th में कितने अच्छे लोग हैं, आईआरटी में कितने अच्छे लोग हैं, 11th 12th में कितने अच्छे हैं, कल आज नहीं 2 साल बाद उसको पढ़ने की इच्छा हो। इसलिए मैं शक्ति कोचिंग जितनी वीडियो इधर पढ़ रही हैं, शक्ति कोचिंग प्रयागराज के नाम से टेलीग्राम है, उसमें पढ़ जाएंगे। क्योंकि 12 सितंबर को पॉलिटेक्निक की स्पेशल एग्जाम है और 15 को आईआरटी की। प्रदेश में कोई संस्था नहीं है जो इतने सालों से टॉपर दे रही। ये सारी चीजें मैंने उसमें कर दिया हूं, जिसको पढ़ना है। लेकिन निःशुल्क यहाँ व्यवस्था, निःशुल्क आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ सकते हैं, 7 दिन पढ़ सकते हैं। शेष वीडियो आपको नहीं मिलती थी, समझ लीजिए इसलिए नहीं मिलती कि पेड का अलग बैच है, इसका ऐप है, उसमें पढ़ते हैं बच्चे। ये नहीं कि हम 2 महीने से आपको फ्री पढ़ाते रहे और फिर आपसे मांगू पैसा तो आप फिर वो करेंगे। तो गंदी आदत ना मैं कभी सीखा हूं, ना किसी को सिखाता हूं, ना किसी को सजेस्ट करता हूं। ये टीचर हैं पढ़ाएंगे, एक नेट है उसकी व्यवस्था है, मकान है उसकी फ्री, आप क्या नहीं करेंगे। तो ऐसी संस्थाओं से बचने का भी प्रयास करिए जो संस्थाएं इस तरह का काम करती हैं, और ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये छात्रों आप लोगों, तो अब ये चलिए स्थितियां सरकार की हमको दिख रही है कि मान चलिए सितंबर तक ओपन हो जाए, कोई ना कोई डिस्टेंसिंग के द्वारा कोई ना कोई व्यवस्था दीजिएगी, जो नॉर्म सरकार बनाएगी उसी के हिसाब से संस्थाएं चलेंगी, उसी हिसाब से हम काम करते हैं। क्योंकि मैं लीगल आदमी हूँ, सरकार का सम्मान करता हूँ। आपको भी मैंने कहा कि ईश्वर में आस्था रखिए और कानून का सम्मान करिए, कभी आप परेशान नहीं हो सकते। और जो इंसान इन 2 चीजों को नहीं ध्यान देता है वो हमेशा परेशान है। ये नहीं कि रोज ईश्वर करते रहिए आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ। इसमें अपनी आस्था है और कानून का सम्मान, जो कानून कहता है उसको करिए। ये सारी चीजें हैं। लेक्चर देना, नेता आदमी हूं मैं, देता रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं। निवेदन है आप लोगों से, सभी लोग 10th 11th 12th 9th और आईआरटी पॉलिटेक्निक के लिए कोई बताने की जरूरत नहीं है। सभी अध्यापक गण आ गए। कल प्लान मैंने किया 7 बजे से 12 बजे तक क्लासेस ऐसे चलेगी। संडे क्लास 5 घंटा 7 घंटे की चलेगी। हफ्ते में 1 आध क्लास आपको मिल जाएगी, जो भी बच्चा पढ़ना चाहे वो पढ़ेगा। पता चलता है बहुत से बच्चे इस समय कहीं और पढ़ रहे हैं तो उनको वीडियो मिल जाएगी। कंपेयर करिए कि समझ में आ जाए कि वीडियो, इसलिए कि पता चला आप कहीं पढ़ रहे हैं तो क्यों छोड़ दें भाई, उसको पढ़ लीजिए, लाइव है वहां पढ़ लीजिए। लेकिन बाद में इस वीडियो को देखिए आप, फिर देन आपको कंपेयर करेंगे कि बिटवीन दिस, फिर समझ में आएगा कि यहाँ चॉकलेट नहीं बनाया जाता, चॉकलेटी नहीं, यहाँ सब अनुभवशील टीचर हैं जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। तो सभी छात्रों से निवेदन है कि ये सभी अध्यापक गुणों का जिनका 20-20 साल का अनुभव है, ये इनकी वीडियो पूरे इस हफ्ते मेरा प्लान है कि 12th की क्लास 7 बजे से लेके 12 बजे तक आपको मिलेगी। अब पता चला 12 बजे तक क्लास चल रही है, आपके पास नेट ही नहीं है, ये आपकी समस्या। वो 1 हफ्ता आप क्या करिए कि डेटा भरवा लीजिए, 2 GB 3 GB 20 रुपया 30 रुपया खर्च कर लीजिए, कोई इसके आपको चार्ज तो नहीं। दैन कंपेयर करेंगे, जब ओपन होगी तो फिर आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। पूरी टेस्ट प्लान मैं दूंगा, पूरी ऑफलाइन सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सारे 30% सिलेबस कट गए, उसके हिसाब से सारी चीजें बन रही हैं, तो सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। सभी अध्यापक गण कल परसों में करके पूरी टाइम टेबल दे दें। पूरा 24 तारीख से लेके 31 अगस्त तक का शेड्यूल दे दूंगा। सारी चीजें निःशुल्क रहेंगी, इसमें नए टॉपिक रहेंगे, सभी टीचर पढ़ाएंगे, उसको पढ़ें। और कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो खुद कंपेयर करेंगे। सारी संस्थाएं अच्छे हैं, सारे अध्यापक अच्छे हैं, डिसाइड करना है कि आपको कहां पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।